तो जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर साहिल कुमार। स्वागत है मेरे चैनल इनो डॉट बायो एजुकेशन में। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में पुष्प के बारे में पढ़ा रहे थे, पुष्प क्या है, पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में हम समझ लिए थे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पुष्प की संरचना के बारे में। किसके बारे में बाबू? पुष्प की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना और ये पुष्प की संरचना को बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में समझ करके जाना। चलिए हम ज्यादा न समय न लेते हुए हम पुष्प की संरचना को समझाने के प्रयास करते हैं। चलिए देखो बाबू, ये पुष्प की संरचना है। किसकी संरचना है जी? पुष्प की संरचना। तो पुष्प के सबसे नीचे एक पतली सी डंठल नजर आ रहा होगा। आ रहा है जी? थोड़ा इस तरफ आ जाते हैं। ये पुष्प के सबसे नीचे एक पतली सी क्या पाई जाती है? डंठल पाई जाती है। उस डंठल को हम लोग कहते हैं पुष्प वृंत। क्या कहते हैं बाबू? उस डंठल को हम लोग क्या कहते हैं? पुष्प वृंत। बोले तो पेडिसिल। क्या कहते हैं? पेडिसिल। ये पुष्प वृंत करता क्या है? पुष्प को पौधा के तना से, शाखा से जोड़े हुए रखते हैं। इसी वृंत के सहारे पुष्प जो है पौधा के तना से, शाखा से जुड़ा हुआ रहता है। जब हम पुष्प को तोड़ते हैं तो इसी पुष्प वृंत को पकड़ करके पुष्प को तोड़ने का कार्य करते हैं। समझ में आया? या किसी को पुष्प देना चाहते हैं तो इसी पुष्प वृंत को पकड़ करके किसी को हम देते हैं। तो ये पुष्प वृंत हुआ। चलिए अब समझते हैं पुष्पासन, थैलमस के बारे में। चलिए पुष्पासन क्या है? तो ये पुष्प वृंत ऊपर जाकर के क्या हो जाती है? फूल जाती है। और इस फूली हुई संरचना को ही हम लोग क्या कह देते हैं? पुष्पासन। बोले तो थैलमस। यानी पुष्प वृंत ऊपर जाकर के, आगे जाकर के फूल जाती है और इसी फूली हुई संरचना को ही हम लोग क्या कहते हैं? पुष्पासन। बोले तो थैलमस। क्या कहते हैं? थैलमस। अच्छा, इसी पुष्पासन पर बाबू समझना, इसी पुष्पासन पर, इसी थैलमस पर पुष्प के सभी भाग बैठे हुए रहते हैं, आसन लिए हुए रहते हैं। इसलिए इसको नाम दे दिया है पुष्पासन थैलमस। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये पुष्प वृंत हो गया बाबू, ये हो गया पुष्पासन। ओके, तो देखो ये पुष्प वृंत और पुष्पासन, एक पॉइंट यहां पे और समझने की प्रयास करना। देखो ये पुष्प वृंत और ये पुष्पासन जो है, ये पुष्प का भाग नहीं है। ये पुष्प का भाग नहीं है। तो ये किसका भाग है बाबू? तो पुष्प वृंत और पुष्पासन ये पौधा के तना का भाग है, शाखा का भाग है। किसका भाग है जी? पुष्प का भाग नहीं है, पौधा के तना या शाखा के भाग है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुष्पासन या पुष्प वृंत ये किसका भाग है? पुष्प का भाग है कि पौधा के तना या शाखा के भाग है? तो के तना या शाखा के भाग है। समझ में आया? चलिए इसको याद रखिएगा। चलिए अब समझते हैं बाबू बाह्य दल पुंज के बारे में, यानी कि कैलिक्स के बारे में, बाह्य दल पुंज के बारे में। तब देखना, यानी कि ये पुष्प के सबसे बाहर हरे रंग का पत्ती नुमा संरचना नजर आएगा। हरे रंग का कलर का? हरे रंग का पत्ती नुमा संरचना पाई जाती है। यानी कि पुष्प के सबसे बाहर हरे रंग का पत्ती नुमा संरचना पाई जाती है और उस संरचना को ही हम लोग बाह्य दल पुंज कहते हैं। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि पुष्प के सबसे बाहर जो हरे रंग का पत्ती नुमा संरचना पाई जाती है, उस संरचना को ही हम लोग क्या कह देते हैं? बाह्य दल पुंज। ये पुष्प के सबसे बाहर ही होता है और इसका रंग लगभग हरे ही होते हैं। कैसे होते हैं? हरे ही होते हैं। तो पुष्प के सबसे बाहर हरे रंग का पत्ती नुमा संरचना पाई जाती है और उस संरचना को ही हम लोग बाह्य दल पुंज, बोले तो कैलिक्स कहते हैं। अच्छा, ये बाह्य दल पुंज करता क्या है प्यारे? तो ये बाह्य दल पुंज, ध्यान से सुनना, ये बाह्य दल पुंज सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। क्या करता है जी? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। कब सुरक्षा करता है? जब पुष्प कली अवस्था में रहता है, जब पुष्प छोटे रहते हैं, तब छोटे अवस्था में, कली अवस्था में पुष्प को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। कौन? ये बाह्य दल पुंज। आप लोग देखे होंगे कि पुष्प जब छोटा रहता है, कली अवस्था में रहता है, तो कुछ हरे हरे संरचना जो है पुष्प के ढका हुआ रखता है। तो जो ढका हुआ रख रहा है उस संरचना को ही हम लोग बाह्य दल पुंज कहते हैं। और वही बाह्य दल पुंज पुष्प को कली अवस्था में क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। चलिए हम आगे समझते हैं। अब समझते हैं दल पुंज के बारे में।
तो देखो, बाह्य दल पुंज के भीतर कुछ रंगीन पंखुड़ियां नजर आएगा। अगर लाल कलर के पुष्प है तो लाल पंखुड़ियां नजर आएगा, पीला कलर के तो पीला पंखुड़ियां नजर आएगा, व्हाइट कलर के तो व्हाइट पंखुड़ियां नजर आएगा। तो यानी कि बाह्य दल पुंज के भीतर यानी कि रंगीन पंखुड़ियां नजर आता है, रंग बिरंगी पंखुड़ियां नजर आता है, तो उस पंखुड़ियां को ही हम लोग दल पुंज कहते हैं। और पंखुड़ियां जो होते हैं सुगंधित भी होते हैं और आकर्षित होते हैं। यानी कि बाह्य दल पुंज के भीतर जो रंगीन पंखुड़ियां पाई जाती है, आकर्षित पंखुड़ियां पाई जाती है, उस सुगंधित पंखुड़ियां पाई जाती है, उस पंखुड़ियां को ही हम लोग दल पुंज कहते हैं, यानी कोरोला कहते हैं। अच्छा, ये दल पुंज बोले तो कोरोला करता क्या है? तो ये भी पुष्प को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। क्या करता है जी? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। यानी बाह्य दल पुंज भी कलियावस्था में पुष्प को सुरक्षा प्रदान कर रहा था, और दल पुंज भी क्या करता है? पुष्प को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो याद रखिएगा, ये बाह्य दल पुंज और दल पुंज दोनों के दोनों पुष्प को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। चलिए, तो हम पुष्प वृंत, पुष्पासन, बाह्य दल पुंज, दल पुंज, ये पूरे पॉइंट हम समझ लिए। अब आगे पढ़ते हैं। चलिए, अब समझते हैं इस वाली भाग के बारे में। तो कोई ये नजर आ रहा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, एगो यहाँ बनाए, एगो यहाँ बनाए। तो इस वाले भाग को हम कहते हैं परागकोश। इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? परागकोश। और इस इंग्लिश में इसको कहते हैं बाबू एंथर। क्या कहते हैं? एंथर। अब इसी परागकोश के अंदर, इसी एंथर के अंदर पराग कण का निर्माण होता है, पोलिन ग्रेन का निर्माण होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पराग कण का निर्माण कहाँ होता है, तो कहेंगे परागकोश में, एंथर में। इस वाले भाग को क्या कहते हैं बाबू? परागकोश कहते हैं, यानी एंथर कहते हैं। और इसी परागकोश के अंदर किसका निर्माण होता है? पराग कण का निर्माण होता है। समझ में आया? चलिए, अब ये परागकोश के ठीक नीचे ही पतली सी धागे नुमा संरचना नजर आ रहा होगा, दिखाई दे रहा है ये वाला, यहां से लेकर के यहां तक ये परागकोश है। और ये परागकोश के नीचे ये पतली सी जो धागे नुमा संरचना नजर आ रहा है, इस संरचना को हम लोग कहते हैं पूतंतु, बोले तो फिलामेंट्स। ऊपर वाले भाग को परागकोश यानी एंथर, और नीचे जो पतली नली नुमा संरचना नजर आ रहा है, धागे नुमा संरचना नजर आ रहा है, उस संरचना को हम लोग कहते हैं पूतंतु फिलामेंट्स। समझ में आया? अच्छा, ये पूतंतु करता क्या है ये भी समझ लो। हमने तो कहा पराग कोश के अंदर पराग का निर्माण होता है, लेकिन ये पूतंतु क्या करता है? तो ये पूतंतु बाबू, ये फिलामेंट बाबू, ये पराग कोश को वृद्धि विकास में सहायता करता है। अगर हम समझ लो कि अगर हम पूतंतु के यहां से काट देंगे, यहां से काट देंगे बाबू, तो क्या पराग कोश वृद्धि विकास कर पाएंगे? नहीं, वो तो नष्ट हो जाएगा, मर जाएंगे पराग कोश। तो पराग कोश के वृद्धि विकास में सहायता करता है कौन? पूतंतु। इसको याद रखिएगा। यानी इस वाले भाग को हम परागकोश कहते हैं, और नीचे वाले जो पतली धागे नुमा संरचना पाई जाती है उसे हम पूतंतु कहते हैं। अब ये परागकोश और ये पूतंतु, ये दोनों मिलकर के पुष्प के नर भाग का निर्माण करता है। यानी परागकोश और पूतंतु ये दोनों मिलकर के पुष्प के कौन से भाग का निर्माण करता है? नर भाग का निर्माण करता है, जिसे हम लोग पुमांग या पुंकेसर के नाम से जानते हैं। हम लिखाए थे ना कि पुष्प के नर भाग को पुमांग या पुंकेसर कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। हाँ, तो परागकोश और पूतंतु ये दोनों मिलकर के पुष्प के कौन से भाग का निर्माण करता है? नर भाग का निर्माण करता है, जिसे हम लोग पुमांग या पुंकेसर के नाम से जानते हैं। अगर आपसे ऐसे भी पूछ ले कि पुष्प के जो नर भाग होते हैं, यानी पुमांग या पुंकेसर जो होते हैं, कुल कितने भागों में बांटे होते हैं? तो दो भागों में, पहला परागकोश और दूसरा पूतंतु। या हम ऐसे भी कहेंगे कि परागकोश और पूतंतु मिलकर के, ये दोनों मिलकर के पुष्प के नर भाग यानी पुमांग का निर्माण करता है। चलिए, अगर आपसे पूछ ले बाबू कि पुमांग या जो पुंकेसर होते हैं कुल कितने भागों में बटे होते हैं, तो दो भागों में, परागकोश और पूतंतु। आया समझ में? चलिए, अब हम पढ़ते हैं बाबू। चलिए, इस तरफ थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं, ये वाला बीच वाले, या एक पॉइंट और समझना थोड़ा सा। हमने कहा कि ये वाला भाग परागकोश था, ये वाला भाग पूतंतु था। ये दोनों मिलकर के परागकोश और पूतंतु ये दोनों मिलकर के पुष्प के नर भाग का निर्माण करता है। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक, कहां से कहां? यानी कि यहां से लेकर के यहां तक जो इस संरचना है, ये पुष्प के नर भाग है। यानी यहां से लेकर के यहां तक जो इस संरचना है, ये पुष्प के कौन से भाग है? नर भाग है। याद रखिएगा। चलिए, अब थोड़ा सा समझते हैं मादा भाग को। चलिए, इस वाले भाग को न देख रहे हैं बाबू, नजर आ रहा है आप लोग को? ये वाला भाग थोड़ा सा इस तरफ चल जाते हैं, उल्टा हो जाता है। ये वाला भाग नजर आ रहा है प्यारे?
हाँ, तो इस वाले भाग को हम कहते हैं वर्तिकाग्र। इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। ये वाला भाग जो हल्की चपटी फूली हुई संरचना नजर आ रहा होगा, ये वाला, यहां से ये वाला, तो इस वाले भाग को हम कहते हैं वर्तिकाग्र। और वर्तिकाग्र जो होते हैं हल्के चिपचिपे भी होते हैं। इसी के कारण जब वर्तिकाग्र पर कोई पराग कण आता है तो चिपक जाते हैं। तो ये वर्तिकाग्र जो होते हैं हल्का कैसे होते हैं? चिपचिपे होते हैं। चलिए, अच्छा, ये वर्तिकाग्र के नीचे जो ये नली नजर आ रहा होगा, यहां से लेकर के यहां तक जो नली नजर आ रहा है, ये तो वर्तिकाग्र हुआ। और वर्तिकाग्र के नीचे जो ये नली नजर आ रहा है, एक पतली सी नली नजर आ रहा है, उस नली को हम क्या कहते हैं बाबू? वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका। यानी कि ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र के नीचे जो ये नली नजर आ रहा है उसको हम वर्तिका कहते हैं, इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। अच्छा, ये वर्तिका का कार्य क्या है ये भी समझिएगा। देखो, जब पराग कण से जब नलिका निकलता है, हम समझावेंगे आगे कि पराग नलिका क्या होता है। जब पराग कण फूल जाते हैं, परागित हो जाते हैं, तो पराग कण से क्या होता है? पराग नलिका निकलता है। इस प्रकार से अंकुरन निकलता है, पराग नलिका निकलती है। और यही पराग नलिका को क्या करता है? ये बीजांड तक ले जाने में सहायता करता है। तो बीजांड तक जो जा रहा है पराग नलिका, किसके माध्यम से? इसी नली के माध्यम से। तो एक मार्ग प्रदान करने का कार्य करता है। ये जो ये जो वर्तिका है, ये जो स्टाइल है, ये पराग नलिका को क्या करता है? मार्ग पहुंचाने का कार्य करता है, यानी मार्ग देने का कार्य करता है, यानी बीजांड तक रास्ता प्रदान करने का कार्य करता है। यानी ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं और बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका बोले तो स्टाइल कहते हैं। इतनी सी बात। चलिए, अब ये सबसे नीचे ही जो गोल संरचना दिखाई दे रहा होगा, यहां से लेकर के यहां तक, ये वाला भाग, यहां से लेकर के यहां तक जो ये गोल संरचना नजर आ रहा है, बीच वाली नहीं, ये वाला, ये संरचना, यहां से लेकर के ये जो संरचना नजर आ रहा है, इस संरचना को हम लोग कहते हैं अंडाशय, बोले तो ओवरी। यानी कि सबसे ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र और बीच वाले भाग को वर्तिका और सबसे नीचे वाले जो ये गोल संरचना नजर आ रहा है, इस संरचना को हम लोग कहते हैं अंडाशय, बोले तो ओवरी। क्या कहते हैं? अंडाशय। और इसी अंडाशय के अंदर ये वाला इसका यानी बीजांड का निर्माण होता है। तो किसकी संरचना है बाबू? ये बीजांड की संरचना है, ओव्यूल्स। किसकी संरचना है? ओव्यूल्स का, यानी बीजांड की संरचना है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बीजांड का निर्माण कहाँ होता है, तो अंडाशय में। इसी अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है? ये वाला बीजांड का निर्माण होता है। ये बीजांड की संरचना है। चलिए, यहाँ पे समझते हैं। देखो, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों मिलकर के क्या करता है बाबू? पुष्प के मादा भाग का निर्माण करता है, और जिसे हम लोग जायांग या स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। ये तीनों भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय है, ये तीनों मिलकर के पुष्प के कौन से भाग का निर्माण करता है? पुष्प के मादा भाग का निर्माण करता है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जायांग या स्त्री केसर, इंग्लिश में गाइनोसियम कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुष्प के मादा भाग कुल कितने भागों में बटे होते हैं, तो 3 भागों में। कौन कौन से 3 भागों में? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और इसी अंडाशय के अंदर बीजांड का निर्माण होता है, तो हम बताएंगे कि। चलिए, तो अगर आपसे पूछ ले प्यारे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुष्प के नर भाग, बोले तो पुमांग या पुंकेसर कुल कितने भागों में बटे होते हैं, तो कहेंगे 2 भागों में, परागकोश और पुतंतु। अच्छा, परागकण का निर्माण कहाँ होता है, तो कहेंगे परागकोश के अंदर। चलिए, उसी तरह से अगर पूछ लिया जाए कि पुष्प के मादा भाग कुल कितने भागों में बटे होते हैं, तो 3 भागों में। कौन कौन से? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अच्छा, अब बताइए कि बीजांड का निर्माण कहाँ होता है, तो कहेंगे बीजांड का निर्माण अंडाशय में होता है। तो कोई अंडाशय था, ये बीजांड है। तो हम चित्र को समझ चुके हैं प्यारे। अब देखो, पुष्प में कुल 4 भाग, कुल 4 चक्र के बारे में पढ़ना है। अगर आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है प्यारे कि पुष्प में कुल कितने भाग, कुल कितने चक्र पाए जाते हैं, तो पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग यानी 4 चक्र पाए जाते हैं। ऐसे तो देख रहे होंगे तो कई सारे भाग नजर आ रहा होगा, है ना जी। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो पुष्प में मुख्य रूप से 4 चक्र पाए जाते हैं। कितने चक्र? 4 चक्र पाए जाते हैं। कौन कौन से? देखो, पहला चक्र का नाम क्या है, तो पहला चक्र है बाह्य दल पुंज। पहला क्या है, याद रखना, बाह्य दल पुंज। दूसरा क्या है जी? दल पुंज। तीसरा क्या है? पुमांग। तीसरा क्या है? पुमांग या पुंकेसर। जब पुमांग या पुंकेसर हम पढ़ेंगे तब पुमांग या पुंकेसर के दोनों भाग वहां पे पढ़ लेंगे। चलिए, चौथा भाग क्या है? जयांग या स्त्री केसर। जब जयांग या स्त्री केसर हम पढ़ेंगे तो स्त्री केसर या जयांग का तीनों भाग हम वहीं पे पढ़ लेंगे। तो चलिए,
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुष्प में कुल कितने भाग, कुल कितने चक्र पाए जाते हैं, तो पुष्प में कुल 4 भाग यानी 4 चक्र पाए जाते हैं। कौन कौन से? बाह्य दल पुंज, दल पुंज, पुमांग और जायांग। देखो यहाँ पे भी लिख दिए कि पुष्प में मुख्यतः 4 भाग यानी 4 चक्र पाए जाते हैं। कौन कौन से? बाह्य दल पुंज, पुमांग और जायांग। ओके, चलिए अब इस चारों भाग को हम बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में समझते चलेंगे, लिखते चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं बाह्य दल पुंज के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में? बाह्य दल पुंज के बारे में। चलिए, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसकी बात कर रहा है, ये बाह्य दल पुंज की बात कर रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाह्य दल पुंज क्या है, तो हमने अभी कहा कि पुष्प के सबसे बाहर होते हैं और ये हमेशा हरे रंग का होता है। और ये करता क्या है? जो पुष्प को कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि बाह्य दल पुंज किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं बाबू कि पुष्प के सबसे बाहर हरे रंग का पत्तीनुमा संरचना पाई जाती है। हरे रंग का पत्तीनुमा क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है। और जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। ये बाह्य दल पुंज करता क्या है बाबू? तो पुष्प को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो बाह्य दल पुंज का डिफिनेशन देखो हम लिख दिए। बाह्य दल पुंज क्या है? तब पुष्प के सबसे बाहर हरे रंग के पत्तीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं, जो कली अवस्था में पुष्प को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। कली अवस्था में पुष्प को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। चलिए, उसके बाद हम दूसरा भाग पढ़े, दलपुंज पढ़ते हैं, क्रोला के बारे में पढ़ते हैं। तो क्रोला क्या है बाबू? तो ध्यान से सुना, हमने अभी कहा कि बाह्य दलपुंज के भीतर रंगीन पंखुड़ियां पाई जाती है, आकर्षित भी होते हैं, सुगंधित भी होते हैं। तो उस पंखुड़ियां को ही हम लोग दलपुंज कहते हैं। और दलपुंज भी क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो डिफिनेशन लिख देंगे, यानी कि बाह्य दलपुंज के भीतर, ये बाह्य दलपुंज के भीतर पाया जाता है दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज के भीतर रंगीन, सुगंधित एवं आकर्षित पंखुड़ियां पाई जाती है। उस पंखुड़ियां को ही हम लोग दलपुंज कहते हैं। अच्छा, दलपुंज भी क्या करता है? पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये भी लिख दिए, देखो बाह्य दलपुंज के भीतर रंगीन, सुगंधित एवं आकर्षित पंखुड़ियां पाई जाती है, और जिसे हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। या पुष्प को क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है। अच्छा, ये बाह्य दलपुंज जो था, पुष्प के कौन से भाग था? ये पुष्प के पहला भाग था। कौन से भाग? पहला भाग था। तो यहाँ पे लिख दिए कि बाह्य दलपुंज पुष्प के पहला भाग, पहला चक्र है। और दलपुंज क्या है? तो यह पुष्प का दूसरा भाग यानी दूसरा चक्र है। चलिए, अब हम तीसरा भाग पढ़ेंगे, पुमांग या पुंकेसर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ये तीसरा भाग के बारे में पढ़ेंगे, पुमांग या पुंकेसर के बारे में। चलिए, अगर आपसे पूछ लिया था कि पुमांग या पुंकेसर क्या है, बोर्ड पर ध्यान देना। अगर आपसे पूछ लिया कि पुमांग या पुंकेसर क्या है, तो कहेंगे कि पुष्प के नर भाग को हम लोग पुमांग या पुंकेसर कहते हैं। पुष्प के नर भाग को हम लोग पुमांग या पुंकेसर कहते हैं जी। पुष्प के नर भाग को पुमांग या पुंकेसर कहते हैं। पुष्प के नर भाग को पुमांग या पुंकेसर कहते हैं। जो कुल कितने भागों में बांटे होते हैं? जो मुख्यतः 2 भागों में बांटे होते हैं, पहला परागकोश और पुतंतु। पुमांग या पुंकेसर 2 ही भागों में ना बांटा होता है जी, परागकोश और पुतंतु। चलिए, तो हम देखो पुमांग या पुंकेसर का डिफिनेशन भी लिख दिए। पुमांग या पुंकेसर क्या है? तो पुष्प के नर भाग को पुमांग या पुंकेसर कहते हैं, जो मुख्यतः 2 भागों में बांटे होते हैं। कौन कौन से? पहला परागकोश और दूसरा पुतंतु। अब हमको यह भी समझ लेना है कि परागकोश है क्या और पुतंतु है क्या। देखो समझते हैं। देखो, ये परागकोश का मतलब क्या होता है, बारी बारी से हम समझ लेते हैं। परागकोश क्या है, पुतंतु क्या है। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, पहला पुंकेसर के परागकोश क्या है और दूसरा पुतंतु क्या है। यहाँ पे परागकोश लिख लेना, परागकोश बोले तो एंथर, एंथर परागकोश क्या है, एंथर क्या है, ध्यान से सुनना। ये परागकोश क्या है, तो ध्यान से सुना। यहां से लेकर के यहां तक जो भाग दिखाई दे रहा था, ये पुष्प के कौन से भाग थे? पुष्प के नर भाग थे, पुमांग थे, पुंकेसर थे, है ना जी। तो ये पुंकेसर के शीर्ष पर, पुंकेसर के शीर्ष की बात कर रहा है। पुंकेसर के शीर्ष पर यानी 2 पाली वाला, एक पाली इधर से एक पाली इधर से, देखो 2 पाली नजर आ रहा है। हाँ, तब पुंकेसर के शीर्ष पर 2 पाली वाला यानी द्विपालित फूली हुई संरचना पाई जाती है। तो फूली हुई संरचना नजर आ रहा है कि नहीं?
हाँ, तब पुंकेसर के शीर्ष पर द्विपॉलित फूली हुई संरचना पाई जाती है और उस संरचना को ही हम लोग क्या कह देते हैं, परागकोश कहते हैं। और जिसमें किसका निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है, और जिसे ही हम लोग परागकोश कहते हैं, कहते हैं। बस सिंपल सी बात, देखो लिख दिए पुंकेसर। परागकोश क्या है जी, परागकोश क्या है, एंथर क्या है, तब पुंकेसर के शीर्ष पर द्विपॉलित हल्की फूली हुई संरचना पाई जाती है जिसमें परागकण का निर्माण होता है और उसे ही हम लोग परागकोश एंथर कहते हैं। सिंपल सी बात। उसके बाद हम समझते हैं पूतंतु यानी कि फिलामेंट्स के बारे में। तब परागकोश के ठीक नीचे पतली धागेनुमा संरचना नजर आ रहा है ना। तब परागकोश के ठीक नीचे पतली धागेनुमा जो संरचना नजर आता है और उसी संरचना को हम लोग पूतंतु बोले तो फिलामेंट्स कहते हैं। अच्छा, पूतंतु या फिलामेंट्स करता क्या है, तो परागकोश को वृद्धि विकास में सहायता करता है। तो देखो यहाँ पे लिख दिए हैं पूतंतु क्या है, तो परागकोश से जुड़ी हुई पतली धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग पूतंतु कहते हैं, जो परागकोश को वृद्धि विकास में क्या करता है, सहायता करता है। चलिए, तो पुष्प के पुमांग यानी पुंकेसर भी खत्म हो गया। पुमांग भी पढ़ लिए, पुमांग के दोनों प्रकार पढ़ लिए, परागकोश और पूतंतु भी पढ़ लिए। चलिए, अब हम तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं यानी कि मादा भाग के बारे में, जयांग या स्त्री केसर के बारे में। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम मादा भाग यानी जयांग या स्त्री केसर के बारे में समझते हैं। तो चलिए, जैसे कि हम पुष्प के 3 भाग पढ़ चुके हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमांग या पुंकेसर के बारे में पढ़ लिए। तो अब हम चौथा भाग पढ़ते हैं जयांग या स्त्री केसर के बारे में। किसके बारे में, जयांग स्त्री केसर के बारे में। चलिए, इसके बारे में, जयांग या स्त्री केसर के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जयांग या स्त्री केसर क्या है, तब पुष्प के मादा भाग को, किसके, पुष्प के मादा भाग को जयांग या स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं, जयांग या स्त्री केसर कहते हैं। और जो जयांग या स्त्री केसर जो होता है, मुख्यतः कितने भागों में बटे होते हैं, 3 भागों में बटे होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और ये अंडाशय। देखो यहाँ पे लिख दिए हैं, यानी कि जयांग या स्त्री केसर क्या है, तब पुष्प के मादा भाग को जयांग या स्त्री केसर कहते हैं, जो मुख्यतः 3 भागों में बटे होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये जो जयांग या स्त्री केसर है, पुष्प के कौन से भाग है, तो ये पुष्प के चौथा भाग था। चलिए, अब वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय क्या है, इसको भी हम बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। चलिए देखो, समझते हैं बाबू। वर्तिकाग्र क्या है, वर्तिका क्या है, अंडाशय क्या है, देखो समझते हैं। समझना बाबू कि यहां से लेकर के यहां तक, यहां से की अगर बात किया जा रहा है, थोड़ा सा उल्टा पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर यहां से लेकर के यहां तक अगर हम बात करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक अगर हम बात करते हैं प्यारे, तो ये पुष्प के कौन से भाग हैं, बीच वाले जो भाग है यहां से यहां तक लेकर के, तो इस वाले भाग को हम कहते हैं पुष्प के मादा भाग यानी जयांग या स्त्री केसर, है ना जी। तब देखो, स्त्री केसर के शीर्ष पर हल्के चपटी फूली हुई संरचना नजर आ रहा है जी, इस वाले भाग को बात करें, यानी कि स्त्री केसर के शीर्ष पर हल्की चपटी फूली हुई संरचना नजर आती है, और जो हल्का चिपचिपे भी होते हैं, कैसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं, और इसी पर परागकण आकर के चिपकता है। तो हम कह सकते हैं कि स्त्री केसर के शीर्ष पर हल्की चपटी चिपचिपे फूली हुई संरचना पाई जाती है, और जिसे ही हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं, अस्टिग्मा कहते हैं, और जिस पर परागकण आकर के क्या करता है, चिपकता है। देखो डिफिनेशन लिख दिए, वर्तिका क्या है, तो वर्तिकाग्र तथा वर्तिकाग्र क्या है, तो स्त्री केसर के शीर्ष पर हल्की चिपचिपे चपटी फूली हुई संरचना पाई जाती है, और जिसे हम वर्तिकाग्र या अस्टिग्मा कहते हैं, और जिस पर परागकण आकर के क्या करता है, चिपकता है। चलिए, उसके बाद हम वर्तिका समझते हैं, दूसरी पॉइंट, वर्तिका क्या है, स्टाइल क्या है। तो देखो, ऊपर वाले भाग को हम वर्तिकाग्र कहते थे और नीचे वाले भाग को हम अंडाशय कहते थे। तो वर्तिकाग्र तथा अंडाशय के बीच में जो ये नली नजर आ रहा है, उस नली को हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वर्तिकाग्र तथा अंडाशय के बीच में पतली नलीनुमा संरचना पाई जाती है, और जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। अच्छा, ये वर्तिका करता क्या है, तो हम पता ही थे कि पराग नलिका को कहाँ, मार्ग प्रदान करने का कार्य करता है, पराग नलिका को बीजांड तक ले जाने में सहायता करता है। समझ में आया। तो अगर आपसे पूछ ले का वर्तिका क्या है, स्टाइल क्या है, तो वर्तिकाग्र तथा अंडाशय के बीच में पतली नलीनुमा संरचना पाई जाती है, और जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। तो वहां पे लिख दिए हैं, वर्तिकाग्र तथा अंडाशय के बीच में पतली नलीनुमा संरचना पाई जाती है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, सॉरी वर्तिका कहते हैं।
क्या कहते हैं जी? वर्तिका कहते हैं। अच्छा, जो क्या करता है? परागनलिका को बीजांड तक ले जाने में सहायता करता है। चलिए, उसके बाद हम वर्तिकाग्र समझ लिए, वर्तिका समझ लिए। अब हम समझते हैं अंडाशय के बारे में, ये वाला भाग, सबसे नीचे वाली भाग। तो अगर आपसे पूछ ले कि अंडाशय क्या है, तो देखो ये स्त्री केसर था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये स्त्री केसर है। तो स्त्री केसर के हिसाब से नीचे एक फूली हुई संरचना नजर आ रही है, बता। स्त्री केसर के हिसाब से नीचे एक फूली हुई संरचना नजर आती है, उस संरचना को ही हम लोग क्या कहते हैं? अंडाशय। यानी कि स्त्री केसर के हिसाब से नीचे एक फूली हुई संरचना पाई जाती है, और जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अंडाशय। और इसी अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है बाबू? इस बीजांड का निर्माण होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंडाशय क्या है, तो कह सकते हैं कि स्त्री केसर के सबसे नीचे एक फूली हुई संरचना पाई जाती है, और जिसे हम अंडाशय कहते हैं, और जिसमें किसका निर्माण होता है? बीजांड का निर्माण होता है। जिसमें किसका निर्माण होता है जी? बीजांड का निर्माण होता है। तो पुष्प की संरचना हम बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में हम समझ लिए बाबू। कभी कभी आपको